अस्सलाम वालेकुम, मैं सरवजबीन आपके और मेरे पसंदीदा प्रोग्राम सितारे में। आज मैं जिस ऑफिस में जिस शख्सियत के दफ्तर के पास खड़ी हूँ, जिनका आज मैंने इंटरव्यू लेना है, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। क्यों मोहताज नहीं? क्योंकि उनकी वर्किंग ही इतनी अच्छी है कि मैं आपको क्या बताऊँ। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के वो प्रेसिडेंट हैं और 2017-18 में नाइब प्रेसिडेंट रह चुके हैं। FPCCI के भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जो है वो रह चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल, मोहम्मद रेहान हनीफ साहब। तो आइए हम इनसे मिलते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आइए। जी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था अपने इंट्रो में कि आज हमारी मुलाकात जिस सितारे के साथ हो रही है। देखिए, पॉलिटिशियंस तो हमने बहुत इंटरव्यूज़ ले लिए, आर्टिस्ट भी बहुत हो गए, मगर जो हमारा बिज़नेस सर्कल है उसमें एक बहुत बड़ा नाम आता है मोहम्मद रेहान हनीफ साहब का। जी हाँ, जो कि इस वक्त KCCI के प्रेसिडेंट हैं और 2017-18 में नाइब प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। बकिया मुलाकात और बातें गुफ्तगू इनसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। आपने इतना मसरूफियात और इतनी कीमती मतलब यानी कि हमें टाइम दिया और थैंक यू सो मच। जी वेलकम। अच्छा सर, मुझे थोड़ा अपने बारे में बताएं कि आप ये जो सियासत है, कारोबारी सियासत और ये इंडस्ट्रीज़, आप इतनी मतलब इतने शोल्डर्स पे आपके हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कैसे कर लेते हैं और कैसे आए इस फील्ड में आप? देखिए, जो आपका पहला सवाल है कि कर कैसे लेते हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और लोगों ने वोट दिया और उनकी जो तवक्कुआत हैं उस पर पूरा उतरना, बिल्कुल, और जिस काम के लिए हम आए हैं वो करना, तो ये तो मेहनत का काम है। हाँ, इस पे सेक्रीफाइसेस हैं आपको, लेकिन वो हमें पहले पता होता है कि ये कुर्बानी हमें देनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर अपनी फैमिली की, कि सुबह से लेके रात तक यहाँ, या फिर रात को भी जाके कहीं ना कहीं किसी फंक्शन में, किसी दावत में, इवन कि शादी है तो उस पर भी अटेंड करना ज़रूरी होता है। और फिर बिज़नेस की, कि जब यहाँ बैठे हैं तो बिज़नेस कैसे देखेंगे, तो ये कुछ सेक्रीफाइसेस हैं जो हमें करनी पड़ती हैं। और जहाँ तक आपका दूसरा सवाल था कि आया कैसे, आया मैं बस यूँ समझ लें इत्तेफाकी तौर पर इसमें आ गया था कि हमारी जो अपनी जिस बिज़नेस से मैं बिलोंग करता हूँ उसकी एसोसिएशन थी, तो मैंने कभी उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया था। तो कुछ दोस्तों ने कहा कि आप इसमें आएँ, तो मैंने कहा यार मैं कहाँ, उस वक्त 20-22 साल पुरानी बात है ये। तो बहरहाल उनके इसरार पर मैं उसमें हिस्सा लिया, उधर नाइब सदर बना। फिर 1 साल बाद उन्होंने कहा आप सदर बनो, तो वो भी बन गया। तो फिर उसके बाद किसी ने मुझे चैम्बर का मशवरा दिया, तो इस पॉलिटिक्स में भी हिस्सा लिया। तो 2009 में पहली दफ़ा मैं कराची चैम्बर की एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर इलेक्ट हुआ था, और फिर दूसरी दफ़ा 2016 में हुआ। तो जब 16 में हुआ, तो जब 17 जब आया, तो उस वक्त मुझे नाइब सदर लीडरशिप ने बना दिया। तो उसके बाद फिर मुझे ख्याल आया कि जब मैं नाइब सदर बन सकता हूँ तो फिर सदर भी बन सकता हूँ। लेकिन उससे पहले कभी मेरे वहम गुमान में भी नहीं था, कभी ना सोचा था, ना वहम गुमान में था कि कभी इस पोजीशन तक भी पहुँचूँगा। लेकिन बस ये अल्लाह ताला के फैसले होते हैं और बस राह बनती जाती है। तो अल्लाह ताला ने ये ओहदा भी दे दिया। तो लेकिन असल काम ये ओहदा लेना नहीं होता, असल काम ये होता है कि उस ओहदे से आप उसको निभाएं भी, उस पर तवक्कात पे पूरा भी उतरे। बिल्कुल, उसी कोशिश में हम लगे हैं। बिल्कुल, ये तो बात है। मतलब आप में इतनी काबिलियत थी और है जो आप सेलेक्ट हुए और आप इलेक्ट हुए, बल्कि और लोग आपको पसंद करते हैं। और FPCCI के भी आप एग्जीक्यूटिव जी, उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी में मैं 6-7 दफ़ा रह चुका हूँ। जी, तो यहाँ पर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़, यहाँ पे कितने मेंबरान हैं और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर या यहाँ पे क्या पॉलिसीज़ हैं, SOPs क्या हैं यहाँ की? देखिए, मेंबरान तो हमारे जो डायरेक्ट मेंबरान है, जो भी शख्स कराची में बिजनेस करता है जी, और वो टैक्स पेयर है, वो हमारा मेंबर बन सकता है। वो आके मेंबरशिप ले और हमारा मेंबर बन जाए। तो 30,000 से ज़्यादा मेंबर हैं, 35,000 या 34,000 ऐसे हैं। और फिर 7 टाउन एसोसिएशंस हैं जो हमारे साथ एफिलिएटेड है कानूनी तौर पर, उनका भी एक रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ आता है। तो जब अगर उनकी इनडायरेक्ट मेंबरशिप भी गिन लें तो ये 70-60-70 हज़ार पे चली जाती है।
तो 30 एग्जीक्यूटिव कमेटी के लोग होते हैं जो डायरेक्ट इलेक्शन लड़के आते हैं और फिर वो 30 जो हैं वो अपना लीडर चुनते हैं कि कौन प्रेसिडेंट होगा और कौन नहीं होगा। और 7 आपको जैसे कि मैंने बताया टाउन एसोसिएशन के नुमाइंदे और 2 सीट्स हमने रिजर्व हैं जो खवातीन की हैं। तो वो एग्जीक्यूटिव कमेटी ही 2 खवातीन को इलेक्ट करके वो एग्जीक्यूटिव कमेटी में लाती है। तो टोटल स्ट्रेंथ जो है 39 की हो जाती है। 39 की हो जाती है। तो इसका क्या क्राइटेरिया होता है कि क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ये वो तमाम चीज़ें जो आपको देखते हैं और आपसे इंस्पायर्ड है और आपको पसंद करते हैं, अगर कोई आना चाहे तो क्या उसकी वो है ऐसा? देखिए आना मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ अप्रोच होती है। जी जी। कोई कहता है कि मेरी प्रोफाइल अच्छी हो जाएगी, कोई कहता है कि मैं थोड़ा मेरा मशहूरी हो जाएगी, और कोई कहता है कि नहीं यार मैं ये काम करूँगा, पब्लिक सर्विस करूँगा। मैं समझता हूँ कि अगर किसी को पब्लिक सर्विस का शौक़ है या पब्लिक सर्विस करना चाहता है, क्योंकि देखिए अपने लिए तो सब काम करते हैं, जी बिल्कुल, अपने बिजनेस के लिए तो सब काम करते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर ये थोड़ी सी सोच है कि यार नहीं कुछ काम में लोगों के भी कभी काम आ जाऊँ, कभी किसी आदमी का कोई ज्यादती हो रही है और उसको मैं एक फ़ोन कर देता हूँ और उससे उसका मसला हल हो जाता है, तो एक आपके अंदर आपको खुशी भी महसूस होती है। तो मैं समझता हूँ कि जिसको भी पब्लिक सर्विस करनी हो या उसके अंदर ये सोच हो कि यार अपने लिए तो मैं सब करते हैं, कुछ लोगों के लिए भी करूँ, तो फिर उसको इस पॉलिटिक्स में ज़रूर आना चाहिए। ज़रूर आना चाहिए। अच्छा रेहान साहब, आप अपने बारे में बताएं, कहाँ पैदा हुए, क्या तालीम हासिल की, फैमिली में कौन कौन हैं, बच्चे कितने हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ बताइए। मैं कराची की पैदाइश है मेरी जी। और मेरे फादर जो थे वो इंजीनियर थे, मैकेनिकल इंजीनियर थे। तो उनकी मुख्तलिफ जगह जॉब्स होती थी और वो उन चंद पाकिस्तानी इंजीनियर्स में से हैं जिनको 1973 में पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने चाइना भेजा था फॉर मॉडर्न इंजीनियरिंग कोर्स, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान में सारी शुगर मिल्स और सीमेंट इंडस्ट्रीज लगी हैं। अच्छा। तो फिर उनकी ट्रेनिंग के बाद 70s में उनकी जॉब हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स टेक्सला में हो गई, तो जाहिर बात है मैं भी वहाँ चला गया। तो मेरी इब्तदाई तालीम सर सैयद कॉलेज वाक एंड की है, जिसने मैं समझता हूँ इस मुल्क में बहुत बड़े नाम दिए। चंद साल पहले जो हमारे चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ थे जनरल नदीम रज़ा, वो भी हमारे स्कूल के थे, मुझसे 4 साल वो सीनियर थे। तो काफ़ी लोग उस स्कूल से आए, बड़ा अच्छा एक इंस्टीट्यूशन था। और फिर जब कराची मूव हो गए वापस, क्योंकि बेसिकली तो कराची के थे, तो वो फिर वापस मूव हो गए। फिर मैंने SM कॉलेज से तालीम हासिल की और बहुत जल्दी बिज़नेस में आ गया, तो हायर एजुकेशन के लिए नहीं जा सका। और जब उस बिज़नेस में आ गया तो फिर जाहिर बात है बिज़नेस में आने के बाद आप आला तालीम के लिए तो वो रास्ते बंद हो जाते हैं। लेकिन मेरे 3 बेटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उनको मैंने तीनों ने मास्टर्स किया अमेरिका से, तीनों ने अमेरिका से पढ़ा, अपनी इब्तदाई तालीम यहाँ हासिल की, फिर ग्रेजुएशन और मास्टर्स अमेरिका की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ा। तो बस यही फैमिली है मेरी। अच्छा, वालिद साहब आपके माशाल्लाह मैकेनिकल इंजीनियर, और ज़ाहिर सी बात है होनहार पेरेंट्स तो होनहार औलाद भी वैसी माशाल्लाह, और उम्मीद आपके बच्चे भी माशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो गुल प्लाज़ा का भी जो वाक़या हुआ था रिसेंट, उसमें मुतासरीन को कहा गया था कि पैसे दिए जाएंगे, इमदाद रसी की जाएगी, उसमें आपने भी बढ़ चढ़ कर काफ़ी हिस्सा लिया। आप उसको किस तरीके से, किस जाविये से लेते हैं, क्या कहेंगे उस बारे में? देखिए बड़ा एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। जी बिल्कुल। इत्तेफाक से जब भी मैं चैम्बर में होता हूँ कोई ना कोई ऐसा हो जाता है, क्योंकि 2009 में मैं जब पहली दफ़ा कराची चैम्बर आया था तो बोल्टन मार्केट का सानिया हुआ था जी, जो आशूरा पे उसको जला दिया गया था। तो उस वक्त भी मैं चैम्बर की एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर था, और मैं उस कमेटी में बैठा था जो लोगों की इंटरव्यू करके सेटलमेंट करते थे कि जी आपका नुकसान कितना हुआ जी। तो इस दफ़ा मैं प्रेसिडेंट था, तो ये गुल प्लाजा का सानिया हो गया। लेकिन बहरहाल अनफॉर्चुनेट है, और अच्छे खासे जो कहते हैं मालदार लोग जो होते हैं वो एकदम बिल्कुल अर्श से फर्श पे आ जाते हैं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि गवर्नमेंट ने, सिंध गवर्नमेंट ने इस जगह पे बहुत ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया, और उन्होंने हमसे ये वादा किया कि जिसका जो नुकसान हुआ है वो हम आने पाई से देंगे, आप एवेल्यूएट करें। हमें उन्होंने ज़िम्मेदारी दी कि आप असेसमेंट करें जी। तो फिर लोगों ने, तो 850-900 लोग थे, उन्होंने अपने फॉर्म भरे, लेकिन जारी बात है कोई लोग सोचते हैं कि यार 2 मांगेंगे तो 1 मिलेगा, तो बहरहाल सब ने अपने हिसाब से किए। लेकिन हमने चूँकि तजर्बा भी था थोड़ा, हमारे पास पुराना बोल्टन मार्केट का और कॉर्पोरेटिव मार्केट में भी किया था, बिल्कुल वहाँ भी हुआ था।
तो उस पे बेस पर हमने जितने भी एप्लीकेंट्स थे 850 या 870 थे, उन सब का एक का इंटरव्यू किया और उनसे क्रॉस क्वेश्चन किया कि ये था। कई लोगों ने तो खुद ही कहा, जब उनको यकीन दिलाया कि आपको आपका हक मिलेगा, तो उन्होंने कहा ठीक है जी, आप हमारा ये कर दें। तो ये तकरीबन 2 महीने तक ये प्रोसेस चला, क्योंकि बहुत मुश्किल काम था। 850 लोगों का इंटरव्यू करना, सबका असेसमेंट किया, और लोग फिर भी डाउट करते थे कि जी पता नहीं हमें मिलेंगे पैसे, नहीं मिलेंगे। बिल्कुल। और फिर वो हमने असेसमेंट करके गवर्नमेंट को भेज दी। और जो एक दफ्तरी कार्रवाई में जारी बात है कि टाइम लगता है, कैबिनेट से अप्रूवल होती है, वो पैसे आए, फिर एक का चेक बना, तो 2-3 महीने ज़रूर लगे। लेकिन आज मैं आपको ये कह सकता हूँ कि एक शख्स को, एक हकदार को उसका हक मिल चुका है। अब कोई ऐसा शख्स बाकी नहीं है जो ये कहे कि मैंने क्लेम किया था और मुझे पैसे नहीं मिले। सबको मिला है। अब एक चीज़ बाकी है जो कि अब उसके लिए हम आगे कोशिश कर रहे हैं, वो है गुल प्लाजा की वापस तामीर हो। वक्त होता है एक छोटे से ब्रेक का, आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा रेहान साहब, जैसा आपने कहा कि गुल प्लाजा के तमाम जितने भी मुतासरीन थे, इन सारों को चेक्स मिल गए, तमाम आपने एक को बुलाकर इंटरव्यू लिया। कोई आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल है और काफ़ी टाइम लगा होगा इसमें आपको। अब सवाल ये बनता है कि गुल प्लाजा का तमाम मुतासरीन को चेक्स तो मिल गए और तमाम के इंटरव्यूज़ भी आपने लिए। अब बिल्डिंग जहाँ जैसे ही खड़ी हुई है, एक राख का ढेर बनी हुई है, बारिशों का सीज़न भी है, अगस्त में बारिश भी आपको पता है, तो आपको क्या लगता है इस बिल्डिंग का क्या फ्यूचर है, क्या होगा? ये तो अगर बिल्डिंग और कोलैप्स हो गई तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। जी, इसमें देखें, ये बात तो तय है कि ये डिमोलिश होकर जी ये दोबारा गुल प्लाजा जिस सूरत में था वैसे ही बनेगा, वैसा बनेगा। ठीक है जी। ना कोई पहले थे ना कि ज़्यादा फ्लोर्स बन जाएंगे, दुकानें बढ़ जाएंगी, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होगी। तो ये बात तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह ताला गुल प्लाजा की इमारत जैसे थी वैसे बन जाएगी। जी। अब बात यह है कि अभी डिमोलिश क्यों नहीं हुई, तो इसमें थोड़े से कुछ कानूनी इश्यूज थे, वो उनको हम एड्रेस कर रहे हैं जज साहब की तरफ से। जैसे भी हमें कोर्ट, क्योंकि जारी बात है इसकी एक FIR बनी थी, एक जुडिशल कमीशन भी बना था, उस पर भी मैं पेश हुआ था जज साहब के सामने, उसकी फाइंडिंग है। तो ये सब एक पेचीदा कानूनी पेचीदगियाँ हैं, उसको हम एड्रेस कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हमें जब ये मिल जाएगा इजाज़त, तो गवर्नमेंट को इसको डिमोलिश भी हो जाएगा और इसकी फिर नई तामीर भी होगी, और फिर जिसकी जो दुकान थी उसको वो वापस दे दी जाएगी। अच्छा, ऐसा भी तो है ना कि अब कह रहे हैं कि पहले इतनी दुकानें थी, ये इतना फिगर, इतने फैक्ट्स एंड फिगर सामने आए थे, इतने बनने थे, इतने मगर एक्स्ट्रा बन चुके थे, तो क्या अब उसको बिल्कुल ज़ैर गौर किया जाएगा? नहीं, एक्स्ट्रा उसमें ऐसा कोई नहीं था। जितनी मैं, क्योंकि मैं खुद जुडिशल कमीशन के सामने पेश हुआ था, तो सारों जितने भी लोगों की बातें थी जो जज साहब सवाल कर रहे थे वो मैं सुन रहा था। ऐसा कोई मुझे लगा नहीं कि कोई गैर कानूनी इसमें चीज़ें थी। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि कोई एक दुकान थी, किसी ने बराबर वाली दुकान खरीद के दीवार तोड़ के बड़ी बना ली। हाँ। या ऐसा भी केसेस थे कि एक दुकान थी, उसने छोटी करके एक बराबर वाली दुकान किराए पे दे दी, एक दुकान को 2 बना ली। अच्छा। ये चीज़ें ज़रूर थी, लेकिन ऐसा कोई ऐसा था नहीं। हाँ, अब नई इमारत में थोड़ी सी तब्दीली की ज़रूरत ये पड़ेगी कि एग्जिट्स, फायर एग्जिट्स ज़रा बेहतर नए अंदाज में, और अगर कहीं पार्किंग वगैरह के जो भी थे वो होगा। लेकिन ये बातें कहना है कि दुकानें बढ़ जाएंगी या फ्लोर बढ़ जाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। जो जिस हालत में गुल प्लाजा था, सिर्फ कानूनी तौर पर या फायर के हिसाब से, सेफ्टी के हिसाब से अगर कोई मामूली सी रद्दोबदल हुई तो हो, वरना वैसा का वैसे ही वो मिलेगा जैसे पहले था। पार्किंग एरिया भी ऊपर बना हुआ था मोस्टली। जैसे ये होता है कि पार्किंग जो है वो अंडरग्राउंड होता है, तो ये इस दफ़ा मतलब ऐसे ही होगा पार्किंग ऊपर? जी, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। हो सकता है पार्किंग फ्लोर बढ़ जाए, लेकिन दुकानें नहीं। वो जो लोग खदशा कह रहे थे ना कि दुकानें बढ़ जाएंगी, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जैसा था वैसे ही मिलेगा। और ये सिंध गवर्नमेंट के अंडर या वफाक के अंडर क्या इसका है? नहीं, इसमें सिंध गवर्नमेंट। जी, बिल्कुल। इसमें आई मस्ट अप्रिशिएट हमारे CM साहब ने, बल्कि मैं तो कहूँगा तमाम वुज़रा ने, जो इस प्रोसेस जो हम कर रहे थे उसमें भी वो आते रहे, बिल्कुल है, हम देखते भी रहे,
और जो इंतज़ामिया है, कमिश्नर ऑफिस है, ये सब ने, मैं इस गुल प्लाजा में मैं समझता हूँ चैम्बर से लेकर गवर्नमेंट और इंतज़ामिया सब ने बड़ी मेहनत की है। सब ने, मैं एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े हो गए थे क्योंकि सानिया जी, बहुत बड़ा बहुत था और बड़ा बहुत ख़तरनाक सानिया था। अच्छा रेहान साहब, आपके इलेक्शंस भी होते हैं, जो कारोबारी इलेक्शंस होते हैं और जो नॉर्मल इलेक्शंस होते हैं, आपको क्या इसमें डिफरेंस लगता है? मेरा ख्याल है मुझे तो ये ज़्यादा मुश्किल लगते हैं। देखें, इसमें आपने एक जब इलेक्शन हुए थे 2004 में, जब हम हुए थे, उसमें हम जीत के आए थे, तो आपको, और जो इक़्तिदार में होता है उसके लिए ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जो इक़्तिदार में नहीं होता उससे तो लोग सवाल नहीं करते ना कि तुमने क्या किया। अब जो इक़्तिदार में होता है, अब ये हमारा जो ग्रुप है वो 25 साल से इक़्तिदार में है, तो 25 साल से हम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 30 सीटों पे इलेक्शन होता है, एक सीट भी नहीं हारे हम आज तक, माशाल्लाह, सारी सीटें जीत। तो सवाल तो हमसे ही होगा कि जनाब आपने क्या किया, इस इशू पे क्या किया, इस इशू पे। हर मार्केट में जाएंगे, हर मार्केट के अपने प्रॉब्लम्स हैं और अपने इश्यूज हैं, तो वो ज़्यादा मुश्किल है मेरे हिसाब से एज़ कम्पेयर टू नेशनल पॉलिटिक्स के इलेक्शन। ये ज़्यादा है। देखिए ना, मेरे से तो मिलना बड़ा आसान है, किसी का भी कोई इशू होता है मुझसे मिल लेता है, मैं बिजी होता हूँ, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट से या वाइस प्रेसिडेंट से मिल लेता है जी, तो वो इशूज़ का रिजॉल्व हो जाता है। तो हमारा तो, हम तो बहुत दस्तरस में है लोगों की, और जब दस्तरस में होते हैं तो 100 किस्म के सवाल हो जाते हैं, 100 किस्म के जवाब होते हैं। कोई रीज़नेबल लोग भी होते हैं, हर किस्म के लोग होते हैं, अनरीज़नेबल लोग भी होते हैं, अनरीज़नेबल डिमांड भी होती है कि यार ये एक मसला है आप करवा दें, हालांकि वो जायज़ नहीं होता, तो हमें उसको मना करना पड़ता है, फिर वो नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल हर जायज़ काम के लिए हम बिल्कुल हाजिर हैं और वो करते हैं। और ज़ाहिर बात है, अब जब दोबारा इलेक्शन में जाएंगे तो अपनी कारकर्दगी लेके जाएंगे। देखिए, कारकर्दगी के अलावा तो और क्या चीज़ लेके जाएंगे? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल आपकी कारकर्दगी बताती है कि आप जिस सीट पर इस वक्त हैं, आपके अच्छे काम हैं, तो आप इस वक्त यहाँ मौजूद हैं हमारे दरमियान। बातें इतनी अच्छी अच्छी हो रही हैं कि मगर टाइम क्योंकि हो चुका है ब्रेक का, चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक। अच्छा रेहान साहब, आप माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको और मज़ीद कामयाबी दे, तरक्की दे। आप एक हार्ड वर्कर और बहुत अच्छे शख्सियत के मालिक हैं। अच्छा, जेलसी फैक्टर, हसद, जलन, दुश्मनी, ये तो आपके साथ बहुत इस तरह के लोग होंगे, कैसे निपटते हैं उनको? ये तो हमारे, मैं समझता हूँ माशरे का शायद लाजिम व मलजूम हिस्सा है। चाहे आप बिजनेस हो, फैमिली हो और ये पॉलिटिक्स हो, ये तो इश्यूज हैं। वी हैव टू एक्सेप्ट दिस। ये कि बिटर ट्रूथ है, लेकिन है कि एक जेलसी, आपको पता ही नहीं होता आपका दोस्त है, लेकिन वो अच्छा, दोनों तरीके के लोग निकल आते हैं। ऐसे दोस्त भी हैं जिनको, जब मेरे इलेक्शन हो रहे थे या मेरे प्रेसिडेंट बनने का था, वो मुझसे ज़्यादा बेकरार थे। अच्छा। वो मुझसे ज़्यादा ख्वाहिशमंद थे कि यार ये बन जाए। वो कोशिश में लगे हुए थे, मेहनत कर रहे थे, मुझसे ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। और यकीनन कुछ ऐसे भी थे जो ऊपर से तो थे, अंदर से कहते थे भाई यार ये ना बने या किसी तरीके से टांग खींच लें। हर तरीके के लोग होते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ अगर आपकी नीयत साफ है ना, और आपको मैं समझता हूँ, और दूसरी बात, अगर अल्लाह ताला ने एक फैसला कर ही लिया कि आपको बिठाना है, फिर दुनिया की सारी कुव्वत जो है ना वो आपके खिलाफ हो जाए तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल यही बात है, अल्लाह का साथ अगर आपके साथ हो, नीयत साफ, मंजिल आसान वाली बात है, तो किसी के अच्छा या बुरा सोचने से कुछ नहीं होता। अच्छा रेहान साहब, मुझे ये बताएं कि मसले मसाइल तो बहुत है कराची में, पूरे सिंध में, पूरे पाकिस्तान में। आप क्योंकि एक अहम सीट पर बैठे हैं और ज़ाहिर तमाम इंडस्ट्रीज़ को देखते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि मेन जो बुनियादी मसाइल हैं वो इंडस्ट्रीज़ के क्या हैं? क्योंकि गैस, बिजली, पानी, तमाम चीज़ें, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, आमदोरफ्त में लोगों को मसले मसाइल, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, जब चैम्बर में हम बैठे होते हैं ना, तो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के मसाइल आते हैं। एक होते हैं इज्तिमाई मसाइल और एक होते हैं इनफरादी मसाइल। कि किसी का अपना पर्सनल केस है, वो आ गया, तो वो तो रोज़ ही आ रहे होते हैं। मुख्तलिफ बिजली के भी हो सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के भी हो सकते हैं, पोर्ट इश्यूज़ भी हो सकते हैं,
इनकम टैक्स के भी इशूज़, ये पर्सनल चीज़ें आती हैं जी। वो तो हमारे पास आते ही हैं इशूज़। और एक होता है इज्तिमाई, जिसको हम एज अ पॉलिसी एड्रेस कर रहे होते हैं। जैसे बजट आ रहा है तो अब हमने 6 महीने पहले बजट प्रपोजल्स बनाए, बैठे इस पर मेहनत की, फिर वो गवर्नमेंट को भेजे, फिर गवर्नमेंट हमसे मीटिंग करती है, तो वो सीरीज़ ऑफ मीटिंग यहाँ कभी हुई, कभी इस्लामाबाद हुई, तो वो जाना आना। अभी भी चंद दिनों पहले वज़ीर आज़म साहब ने बुलाया हुआ था, तो मैं उधर गया हुआ था। तो ये हमारा आना जाना लगा रहता है। तो उसमें अब इंडस्ट्री के मसाइल की जैसे आपने बात की, उसमें एक तो वो मसाइल हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल आते हैं, एक आते हैं जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के मसाइल आते हैं, जो एक्सपोर्ट्स के मसाइल आते हैं कि हमारी ये चीज़ महंगी है, फलानी चीज़ महंगी है, और फिर हम रीजन से कम्पीट नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें बहुत, मतलब मैं सोचता हूँ एक बहुत ज़्यादा एक काम है, पेनफुल है काफी। हाँ, तो उस पर हमने अपने काम को मुख्तलिफ कमेटीज़ में बांटा हुआ है। जैसे कि मिनिस्ट्रीज होती हैं गवर्नमेंट में, बिल्कुल ऐसे ही। तो इस तरह जैसे मेरी एक सब कमेटी है टैक्सेशन की, उसको एक चेयरमैन हमने नॉमिनेट किया हुआ मैंने, तो वो टैक्सेशन का मैटर आते हैं तो वो देखते हैं। ऑफ कोर्स मैं और मेरे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हम सब ऑन बोर्ड होते हैं, जी। लेकिन इनिशियली वो उस मामले को देख रहे होते हैं। तो इसी तरह हर कमेटी 18-19 कमेटीज़ हैं, बैंकिंग की है, कस्टम्स एंड वैल्यूएशन की है, लॉ एंड ऑर्डर है, तो इस तरह की बहुत प्रोविंशियल टैक्सेस हैं, मैरीटाइम अफेयर्स है, तो ये सब कमेटीज़ होती हैं। तो उसके थ्रू हम अपना काम कर रहे होते हैं। तो काम मसाइल भी बहुत हैं, और मैं तो अक्सर मजाक में कहीं घर पे या दोस्तों में होता हूँ, मैं कहता हूँ रोज़ाना 2 मसाइल हल करता हूँ, 3 नए आ जाते हैं। ये तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। जी। अच्छा, कराची सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेटेड हमारा शहर है। मईशत का जो कहते हैं कि पहिया ही हमारा शहर जो है वो कराची ही चलाता है। तो फिर कराची इतना मुतासिर क्यों है? इसको इतना सुतेले बच्चों वाला क्यों रवैया रखा जाता है फेडरल की तरफ से? 67% रेवेन्यू का हम जनरेट करते हैं। आपके जो नाजरीन हैं उनको अगर आसान करके बताऊं कि अगर पूरा मुल्क 100 रुपये कमा रहा है तो 67 रुपये 67 रुपीज़ कराची कमा के दे रहा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और 52 या 53% एक्सपोर्ट्स। अब एक्सपोर्ट हर वक्त आप टीवी पे सुन रहे होते हैं, गवर्नमेंट भी हम भी। तो अगर आपने 1 लाख रुपए की एक्सपोर्ट की है तो 50,000 या 52,000 रुपए की एक्सपोर्ट कराची की है, कराची की। लेकिन अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें या कराची के ऊपर पैसे लगाने की बात देखें तो वो उस पर यकीनी तौर पर खाली फेडरल गवर्नमेंट नहीं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी और फेडरल गवर्नमेंट भी दोनों तरफ से हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। बल्कि एक चैनल पे मैं बैठा था तो वो मेरा वो क्लिप उन्होंने वायरल कर दिया, बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ लोगों ने जो यूट्यूबर्स हैं और उन्होंने, तो मैंने कहा था कि जब टैक्स लेने की बात आती है तो कहते हैं माय कराची, और जब पैसा लगाने की बात आती है तो कहते हैं वाय कराची। वाह, तो वो ये तो बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ये बात आपकी बिल्कुल मशहूर हुई है। तो लेकिन बहरहाल अब हमने आवाज़ उठाई है, पार्लियामेंटेरियंस भी उठाते हैं हमारे, लेकिन हमने भी बहुत ज़ोर से आवाज़ उठाई है कि भाई जो एक, मैं कहता हूँ ज़ख्मी, और एक कहते हैं एक टांग ज़ख्मी है और वो खिलाड़ी फुटबॉल खेल रहा है और अच्छा खेल रहा है, तो जब उसको आप उसकी टांग सही कर दोगे और वो फिट हो जाएगा तो कितना अच्छा खेलेगा। तो एक कमज़ोर, निढाल और ज़ख्मी कराची पूरे मुल्क को चला रहा है, तो अगर ये सेहतमंद हो जाएगा तो कितना अच्छा चला लेगा, कितना अच्छा। तो ये अब मैं समझता हूँ ये अरबाब इख्तियार को सोचना चाहिए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए और फेडरल को भी सोचना चाहिए। और सोच है, ऐसी बात नहीं है, कहीं ना कहीं एक सोच है कि अब हमें इसको ठीक करना पड़ेगा। अगर इसको ठीक नहीं किया तो फिर मुल्क नहीं चलेगा। आप क्या समझते हैं कैसे सही होगा? कराची कैसे सही होगा? कराची का जो सबसे बड़ा मसला है जो पिछले 10-20 सालों में ज़्यादा आया है वो ओनरशिप है। कोई ओन नहीं कर रहा है इसको। देखें ना, आप ओन करें ना अपने शहर को कि भाई ये है, ये मैंने करना है। मैं कई पंजाब की मिसाल देता हूँ, फिर कुछ हमारे दोस्त वो नाराज़ हो जाते हैं। सही बात कि है, मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा। आप खुद ही किसी वक्त टाइम हो तो आप लाहौर चली जाएं और 1-2 दिन ज़रा घूम के फिर वापस आए, तो आपको लगेगा कि आप पहले लाहौर से, पंजाब से लोग आते थे कराची देखने के लिए, अब तो उल्टा हो गया। बिल्कुल ऐसे। तो ओनरशिप ली है ना उन्होंने। अब हम उनको बुराई करें कि वो जी ये कर दिया वो कर दिया, भाई जिसने जो काम किया उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल। उन्होंने अपने शहर को, अपने सूबे को ओन किया। अब
यहाँ कराची को भी को ओन करे कि भाई ये मेरा शहर है, इसको मैंने ठीक करना है। बिल्कुल एक दो शाराएं बनाने से काम नहीं चलेगा, बिल्कुल। इस पे तो अरबों रुपए लगाने की ज़रूरत है ताकि ये एक जदीद शहर। देखिए ट्रांसपोर्ट यहाँ नहीं है, लोग बसों की छतों पे बैठ कर बिल्कुल सफ़र करते ऐसे हैं, ये इंसानियत की तजलील है ये। अब जो वो बना रहे हैं, मेट्रो बसें बनी हैं और वो मेट्रो ट्रेन, ऑरेंज ट्रेन बनी है, वो लोगों ने सियासी मुखालफत होती है ना उसमें, जंगला बस, तो मैं उस वक्त कहता था यार जंगला है ना तो हमें दे दो, तुम्हारे काम की नहीं है, हमें दे दो। देखें ट्रांसपोर्ट, अस्पताल आदमी रोज नहीं जाता, लेकिन काम पे रोज जाता है, काम पे रोज। अब उसकी आप वो बस की छत पे चढ़ के सफर कर रहा है, आप शाम को चली गए आप एमेजन रोड पे, आप देखिएगा ऐसा ही होता है ना, बिल्कुल ऐसे ही। इंसानियत की तजलील है ये। आप उसको 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते, उसको इतना जलील कर रहे हैं कि वो मतलब किस तरीके हम कहाँ लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके तो ये तो एक लावा जिस दिन फट गया तो फिर वो किसी के काबू में नहीं रहेगा। तो बिल्कुल ट्रांसपोर्ट अच्छी होनी चाहिए, सेहत का निज़ाम अच्छा होना चाहिए, बुनियादी जो ज़रूरत है। अब कौन सा कुछ सोना चांदी मांग रहे हैं गवर्नमेंट से, बुनियादी चीज़ें मांग रहे हैं जो कि बड़ी आसान है देना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है वो देना। तो ये ओनरशिप लेनी पड़ेगी। मैं तो हमारे सीएम साहब बड़े अच्छे हैं, बड़ा मेहनत करते हैं बहुत, ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर रहा है या उनको कोई ख्याल नहीं है, बड़ी मेहनत करते हैं, बड़े पढ़े लिखे और बड़े समझदार सीएम है हमारे जी। मेरे ख्याल है तमाम सीएम में सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता सीएम यही है, मुराद अली शाह साहब हैं, और शाह साहब बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस पे कराची पे उनको अगले 1 साल में भरपूर मज़ीद तवज्जो देनी पड़ेगी, ताकि जो हमारी शिकायतें गिले शिकवे हैं वो दूर हों। गिले शिकवे इन्हीं से करेंगे ना, और किसी से करेंगे? किससे करेंगे? अब बाहर तो किसी मुल्क में जाके नहीं करेंगे ना, अपने ही सीएम से करेंगे, और अच्छे सीएम हैं, और मुझे उम्मीद है कि अगले 1 साल में ये मज़ीद तवज्जो देके इसको बेहतर करेंगे तमाम चीज़ों को इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ज़ाहिर है हम कराची शहर में रहते हैं और हम चाहेंगे कि हमारा घर कराची बिल्कुल वैसे ही रहे जैसा हमारे अपने घर होते हैं। अच्छा रेहान साहब, फिल्में, टीवी चैनल, खबरें कुछ देखते हैं? खबरों के अलावा की बात करें, नॉर्मल चीज़ें, मतलब फैमिली के साथ बैठ के कभी कोई मूवी देख ली, कोई ड्रामा देख लिया? किसी ज़माने में मैं देखता था मूवीज़ वगैरह, लेकिन अब 15-20 साल हो गए, मूवी का जो क्या कहते हैं टेम्परामेंट है ना, वो नहीं रहा कि यार मैं जम के बैठ के ना मूवी देखूं, क्योंकि मैसेजेस इतने आ रहे होते हैं, फ़ोन पे दिमाग भी लगा होता है। तो कभी अगर घर पे ये मूवी देखने बैठ भी गया तो वो मैं कभी फ़ोन देख रहा होता हूँ, तो फिर 15-20 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद बेगम से पूछता हाँ क्या हुआ था, क्या हुआ, बल्कि अब तो वो खुद ही बता देती हैं अच्छा अब ये हुआ था, ये हुआ। तो वो मेरी मूवी इस तरह चल रही होती है। अलबत्ता गेम्स मैं देख लेता हूँ, क्रिकेट हो रही हो तो वो शौक़ से देख रहा हूँ, सॉकर्स फुटबॉल हो रही हो वो शौक़ से देख रहा हूँ, लेकिन ड्रामे बिल्कुल, मेरे ख्याल है 10-15 साल में मैंने तो कोई ड्रामा नहीं देखा, मुझे याद नहीं। हाँ बचपन में देखते थे टीवी पे, जब पीटीवी पे ड्रामे आते थे वो देखते थे। सही। अभी 10-15-20 साल से तो मुझे कोई याद नहीं कि मैंने कोई ड्रामा देखा। कराची में जितने सारे ड्रामे चल रहे हैं मेरे दूसरे ड्रामे बड़े चल रहे हैं तो इसलिए यही बात है। अच्छा खाने के शौकीन होंगे ज़रूर, क्या मतलब देसी खाना, कॉन्टिनेंटल या कोई जंक फूड, क्या शौक़ से खाते हैं? खाने का बिल्कुल बहुत शौक़ है, और अच्छा टेस्टी खाना बना हुआ हो तो कोई भी चीज़ मुझे अच्छी लगती है। नहीं जंक फूड से परहेज अब करता हूँ, ये बर्गर, ये पिज़्ज़ा वगैरह कभी कभार हो जाता है, लेकिन अब परहेज करता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है अब सेहत के हिसाब से आपको देखना पड़ता है। और खाने में देसी खाने भी पसंद है, यही जो हम लोग निहारी, कोरमा, बिरयानी, ये सब चीज़ें पसंद है। कराची वाले ये कराची है खाते हैं। हाँ, लेकिन अगर वैसे देखा जाए मेरा फेवरेट जो जैपनीज़ फूड मुझे ज़्यादा पसंद है। हाँ, तो मैं कभी बाहर जाऊँ और अगर कोई दावत दे, वो पूछे कि कहाँ चलना है या खुद जा रहा हूँ, तो मैं प्रेफर करता हूँ जैपनीज़ रेस्टोरेंट जाने को। अच्छा, ये मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ लिए हैं, मगर यू आर द ओनली वन एंड फर्स्ट सेलिब्रिटी उन्होंने कहा है कि जैपनीज़ फूड। तो जैपनीज़ फूड होता क्या है, क्या मतलब उसमें क्या देते हैं? कुछ तो देखिए उनके तो कुछ सुशी, साशिमी वगैरह होती है, वो मुझे पसंद है। अच्छा।
रॉ फिश होती है वो, और फिर जो उनका एक तपनियाकी है, जैसे हमारा कटाकट होता है, तो वो जब बना रहे होते हैं और उसका मज़ा ये आता है कि वो अगर आप काउंटर पे हो तो वही बनता है और वही आपकी प्लेट में ऐसे ही सर्व हो जाता है। तो उसका ज़रा तपनियाकी का मज़ा अपना है, अगर आप काउंटर पे स्पेशली बैठ के खाएं तो उसका काफ़ी मज़ा आता है। अच्छा, बजट 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 चल रहा है इस्लामाबाद, प्रोविंशियल, आप लोगों का भी अपना कुछ बनाते होंगे, आप लोग अपना पूरा क्या कहेंगे बजट के हवाले से? कराची को कितना बजट मिलना चाहिए? और आपकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं डेफिनेटली उसको तो अच्छा खासा मिलना चाहिए, क्योंकि काफ़ी काम होता है और आधी से ज़्यादा लेबर हमारी इंडस्ट्रीज़ में काम कर रही होती है। तो कुछ कहेंगे बजट के? देखिए, बजट में पैसा तो ये इम्पोर्टेंट इतना नहीं है कि पैसा कितना मिल रहा है, पैसा खर्च कैसे हो रहा है और कहाँ हो रहा है। अभी हमने जो बजट की जो प्रपोजल दिए हैं और जितनी भी मेरी इस बजट के सिलसिले में इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जगहों पे मीटिंग्स हुई हैं, 2 जगहों पे हमारा फोकस है। एक तो एक्सपोर्ट बढ़ाई कैसे जाए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, जिस चैनल पे भी जाता हूँ मैं बात करता हूँ कि पाकिस्तान की जो सॉवरेंटी है उसकी ज़मानत एक्सपोर्ट्स है। बिल्कुल ऐसे ही है। जब आप एक्सपोर्ट्स करते हैं तो आपके पास फॉरेन एक्सचेंज आता है। जब फॉरेन एक्सचेंज आता है तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी IMF के पास जाने की, वर्ल्ड बैंक पे, ADB पे, मुख्तलिफ डोनर्स के पास बोरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास अपना फॉरेन एक्सचेंज होगा। बिल्कुल। जब आप एक्सपोर्ट करेंगे आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, बिल्कुल, फैक्ट्रियाँ चलेंगी, मैन पावर जनरेट होगी। फिर आपकी जब आपकी ज़ाहिर बात है एक्सपोर्ट हो रही होगी, आपकी जो टैक्सेशन है वो भी आएगी। तो आपके जो टैक्सेशन के मसाइल हैं, जो आपकी FPR की, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की इनकम है, वो भी बढ़ेगी। बिल्कुल। तो एक्सपोर्ट्स बढ़ाने से हमारे सारे मसले हल हो जाते हैं। हमारी इनकम का मसला भी हल हो जाता है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज का भी मसला हो जाता है। तो एक हमारी जो बड़ी तवज्जो है वो एक्सपोर्ट बढ़ाने पे है, और गवर्नमेंट भी इस पे बहुत सीरियस है। प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मीटिंग हुई, उनका भी यही फिक्रमंद थे कि हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही, वो कैसे बढ़ेंगी। दूसरी हमारी जो तजवीज़ है वो बेस कर रही है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो टारगेट है, जो इस दफ़ा भी पूरा नहीं हुआ, तो अब जो भी टारगेट है उससे भी ज़्यादा रख रहे हैं, तो वो हम पूरा करवाएं। और वो हम पूरा गरीबों पे बोझ डाल के या मज़ीद महंगाई करके या मज़ीद टैक्स लगा के नहीं, हम अपनी पॉलिसी से उसको बढ़ाएं, और जहाँ जहाँ लीकेजेस हैं, चोरियाँ हैं, उसको ख़त्म करा के हम वहाँ से इनकम बढ़ाएं। वरना देखें ना, टारगेट पूरा नहीं हुआ तो उसके लिए गवर्नमेंट को लेवी लगानी पड़ी। बिल्कुल। अब टैक्स मैंने नहीं दिया, और जो गरीब मोटरसाइकिल वाला है वो 116 रुपये हर लीटर के ऊपर लेवी दे रहा है, टैक्स दे रहा है। असल में वो मेरी चोरी के पैसे वो अगर $10 लीटर डलवाए तो उसने 1100 रुपये मेरी चोरी की कीमत अता की है। तो मैं ये चोरियां ख़त्म कराना चाह रहा हूँ कि ये चोरियां ख़त्म हो, और ताकि इसका बोझ गरीब ना उठाए, गरीब पे ना पड़े। कितनी अच्छी सोच और कितनी अच्छी बात की है, एक्सीलेंट। आपने बहुत अच्छी बात की। जो गरीब बंदा है ना, आप बेसिकली अवामी लीडर हैं मेरी नज़र में। आप आवाम के लिए सोचते हैं, आवाम की बात करते हैं। यही वजह है कि आप माशाल्लाह अपनी एक बहुत अच्छी सीट पे बैठे हुए हैं, और आपकी जो मैं बातें सुन रही हूँ, गरीब के हवाले से बात कर रहे हैं। ये बात सच है, ये मुल्क जो है वो गरीबों के पैसे से ही चल रहा है, टैक्सेस से ही चल रहा है। तो काश जो आप सोच रहे हैं वो अगलों को भी ये सोच आ जाए। कोशिश करना हमारा काम है। कोशिश करना, मैसेज देना कि आप लोग प्लीज़ सुन लें। अच्छा रेहान साहब, ये तो सारी बातें हो रही हैं, साथ साथ में ना थोड़ी बहुत नॉर्मल बातें भी हो रही हैं। घूमने फिरने जाते हैं बाहर? जी। जापान के अलावा कहीं और? नहीं, जापान इत्तेफाक है, जापान का खाना पसंद है, जापान आज तक नहीं गया हूँ। अच्छा। घूमने फिरने का शौक है। मेरे बच्चे अमेरिका में रहते हैं, तो ज़्यादातर फिर मुझे अमेरिका का सफ़र ज़्यादा होता है, बच्चे वहाँ रहते हैं। तो ऑल आर मैरिड, बच्चे शादीशुदा हैं, तो बस ये है कि उनके पास चले गए कुछ टाइम। इस सदारत मिलने से पहले तो 2-3 महीने वहाँ गुजारता था, फिर 2-3 महीने पाकिस्तान, इस तरह चलता था। लेकिन जब ये चैम्बर की जिम्मेदारी आई तो फिर ये ऐसी हुआ जैसे ईद की छुट्टियाँ आई तो 1 हफ्ते के लिए चला गया। तो या आगे कोई छुट्टियाँ आएंगी तो वही देखता हूँ कि यार कुछ 3-4 छुट्टियाँ आएँ तो 3-4 मैं यहाँ से ले लूँ, तो 6-7 दिन के लिए अमेरिका हो जाऊँ, बच्चों से मिला हूँ। तो यही है। वैसे घूमने फिरने का शौक़ है, घूमने फिरने काफ़ी जाता हूँ। अच्छा, आपके मतलब यानी कि पॉलिटिक्स के अलावा नॉर्मल अगर कोई पार्टी आपको करती है ऑफ़र, किस पार्टी में जाना पसंद करेंगे? मुश्किल सवाल है। नहीं, सवाल मेरे, लेकिन मेरे तो
इत्तेफाक है मेरे। आप जैसे अच्छे लोग चाहिए पॉलिटिक्स में, ताकि जो आए और अपनी बात करें। ये बात कई पार्टी के लोगों ने मुझे कही कि हम अच्छे लोग हमारे पास आने चाहिए। डेफिनेटली। तो मेरी तो देखें एमक्यूएम में भी बड़ी अच्छी दोस्ती है और पीपल्स पार्टी में भी काफ़ी लोग दोस्त हैं, मुस्लिम लीग नून के भी कुछ दोस्त हैं। तो अब मैं ये कहूँ कि मैं उधर जाऊँगा तो बाकी दराज फिर आप पता है क्या करें, पूरा डालें। पूरा डालूं। नहीं, मैं हर पार्टी जो अच्छे काम करेगी, इररिस्पेक्टिव वो कौन सी पार्टी है, अगर वो अच्छा काम करती है तो मैं उसकी तारीफ करता हूँ। अगर वही पार्टी कोई चीज़ गलत कर रही है तो मैं क्रिटिसाइज़ करता हूँ। मैं प्रेसिडेंट की हैसियत से मैंने सारी पार्टियों को क्रिटिसाइज़ किया हुआ है और सबकी तारीफ भी की हुई है मुख्तलिफ कामों पे। अभी मैंने आपके सामने कुछ चीज़ों की निशानदेही की जो गलत हो रही हैं, लेकिन जब बात आई गुल प्लाजा की और चीज़ों की, मैंने मुराद अली शाह साहब की तारीफ़ की। बिल्कुल ऐसे कि वो जो मैं समझता हूँ अच्छा काम हो तो उसकी तारीफ़ करनी चाहिए और गलत हो तो उसकी पॉजिटिव आप क्रिटिसाइज़ करें। क्रिटिसिज्म हम खाम तनकीद बराए तनकीद ना करें। बिल्कुल, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इससे अगले बंदे को समझ भी आ जाती है बात और क्रिटिसिज्म भी हो जाती है। कराची का क्या मुस्तकबिल लग रहा है आपको? मैं बड़ा पुरुमीद हूँ इंशाअल्लाह ताला। कराची जो भी हमारी शिकायतें थी या जो भी हमारे साथ हुआ, मैं तो ये कहूँगा हमारे साथ जो बुरा हुआ पिछले 10-15 सालों में, निगलेक्ट हुए हम, हमारी आबादी तक सही नहीं गिनी गई। यानी कि सारी आप जो प्लानिंग करते हैं किस बेस पे करते हैं? आबादी पे करते हैं ना, कि ये आबादी है इसकी ये प्लानिंग होगी। जब मेरी आबादी ही आपने 1 करोड़ कम गिनी हुई है या 1.25 करोड़ कम गिनी हुई है, तो इसका मतलब है कि वहीं से ही काम चीज़ें ख़राब हो गई। लेकिन जो भी हो गया मैं समझता हूँ लेट अस फॉरगेट बेटर पास्ट फॉर अ बेटर टुमारो। हम अपने आइंदा अच्छे मुस्तकबिल के लिए पुरानी तलखियाँ या पुरानी गलत बातें भूल जाएं, आगे चलें। मुझे उम्मीद है कि इसी साल कराची के लिए हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं वो कुछ अच्छा काम करेंगे जिस पे हमारी शिकायतें दूर हों और आइंदा ये शहर फरे फूलेगा तो मुल्क फरे फूलेगा। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही है। अच्छा, गाना तो सुनते होंगे, मौसीकी तो सुनते होंगे। मौसीकी हाँ कभी कभार। मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, क्योंकि आप जो मतलब यानी कि सारा दिन वो नहीं कहते काम काम काम, दिन रात करें हम काम से थक जाएं, थोड़ा कुछ आराम करें। तो आराम के अलावा मतलब यानी कि कोई मौसीकी भी बंदा अक्सर, जैसे मैं कुछ कहते हैं कि भाई हाँ मौसीकी सुनते हैं, कोई कहते हैं हम म्यूज़िक सुनते हैं, कोई कहते हैं हम बाहर चले जाते हैं। आप कौन सी मौसीकी सुनते हैं? नहीं, कोई ख़ास सिलेक्शन नहीं, सुनता हूँ कभी कभार जैसे गाड़ी में कभी लग गया, लेकिन अब तो फ़ोन ही इतने आ रहे होते हैं तो वो ये चीज़ें, कई चीज़ें मेरी लाइफ से ख़त्म हो गई हैं, खत्म होती जा रही हैं। आके ये फैमिली के साथ डिनर पे जाना, क्योंकि रोज़ाना ही अब मैं आज भी घर जाऊँगा मुझे 3 शादियाँ अटेंड करनी है, तो ये चीज़ें कुछ चीज़ें मेरी इस लाइफ से हट गई हैं। इसी तरह की मौसीकी इतना शौक नहीं था, लेकिन अच्छे गाने जारी बात है। मतलब लाइट सुनना पसंद करते हैं, फास्ट या मतलब? नहीं फास्ट नहीं, लाइट, मतलब जैसे ये जो फिल्मी गाने होते हैं अच्छे या कह लें रोमांटिक गाने होते हैं वो अच्छे लगते हैं। सही, तो कुछ गुनगुना देंगे या कोई फेवरेट अपना शेर सुनाएंगे? नहीं गुनगुनाऊं मैंने अगर गुनगुना दिया तो आपका प्रोग्राम खराब हो जाएगा। नहीं आपकी जितनी अच्छी बातें हैं ना, आपकी बातें इतनी अच्छी हैं और इतनी अच्छी पॉजिटिव आपने बातें की हैं, गुनगुना दें या फिर कोई अच्छा सा शेर सुना दें। इट्स अप टू यू। शेर और शायरी का मुझे शौक है जी, और जब भी कोई अच्छा शेर मिलता है मैं उसको कोशिश करता हूँ याद कर लूँ। गुनगुना तो नहीं, मैं शेर सुना देता हूँ। हशर का एक शेर है, इरशाद। गैर की बातों पे आखिर एतबार आ ही गया, मेरी जानिब से तेरे दिल में गुबार आ ही गया। क्या बात है। जानता था बेवफा खा रहा है झूठी कसम, सादगी देख कर फिर एतबार आ ही गया। क्या बात है। सोचा था ए हशर अब ना उनसे बोलेंगे कभी, बेवफा सामने आया तो फिर प्यार आ ही गया। क्या बात है, वाह ज़बरदस्त, बहुत ही रोमांटिक शेर था और बहुत अच्छा शेर था। ये आपका अपना था या? नहीं, ये तो हशर का शेर है। मैं शेर और शायरी का शौक है, लेकिन लिखने वाला नहीं हूँ मैं। शेर, ओके, हाँ। अच्छा रेहान साहब, 1 वर्ड आपने एक आंसर देना होगा। मुराद अली शाह साहब अच्छे काबिल इंसान है। अदी फरियाद अच्छी बहन है। अच्छी बहन है।
बेनज़ीर साहिबा, ग्रेट लीडर, मरीम नवाज साहिबा, बहुत मेहनती वज़ीर आला है, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिफ मुनीर साहब। कौम का फ़ख्र है, हमारा फ़ख्र से सर उन्होंने बुलंद कर दिया पूरी दुनिया में। क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब, बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, नवाज शरीफ, अच्छे पॉलिटिशियन हैं, आसिफ ज़रदारी, टेबल टॉक के बादशाह हैं, या कह लें मुफाहमत के बादशाह हैं। अच्छा, फ़ारूक सत्तार साहब, ग्रास रूट के अच्छे लीडर हैं। है ना, मुस्तफ़ा कुरैशी, सॉरी मुस्तफ़ा कमाल मुस्तफ़ा कुरैशी, मुस्तफ़ा कमाल जो हैं वो बड़े वन ऑफ द बेस्ट मेयर। नो डाउट्स। तो मुर्तज़ा वहाब, वो भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक उनको मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, मज़ीद काम करने की ज़रूरत, लेकिन वो भी अच्छे काबिल, वो भी काबिल है। अच्छा, इनका मुझे बताएं, बिलावल साहब का, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, अच्छे हैं, काबिल हैं, लेकिन मोहतरमा की एक तरबियत भी नज़र आती है उनके अंदर। आई थिंक ही नीड मोर एक्सपीरियंस। मोर एक्सपीरियंस। आसिफा भुट्टो, अक्स बेनज़ीर, जी जी, वो बेनज़ीर साहिबा का उनमें अक्स नज़र आता है, अक्स नज़र आता है। अच्छा, अच्छा रेहान साहब, माशाल्लाह पीछे इतने सारे अवार्ड्स हैं, शील्ड्स हैं, इनके बारे में तो कुछ बताएं। माशाल्लाह रेहान साहब, इतने सारे अवार्ड्स हैं, इससे आपकी हार्ड वर्किंग पता चल रही है कि इतने अवार्ड्स, शील्ड्स आपको नवाजे गए। कुछ बताएं तो सही, क्या है ये सारे, कहाँ से मिले आपको? ये तो अभी कम है, ये तो जब भर जाते हैं तो फिर दोनों तरफ से, तो फिर इसको खाली कर देते हैं तो फिर नए आ जाते हैं। देखिए, ये जब भी किसी मुख्तलिफ सेमिनार्स हो रहे होते हैं या कॉन्फ्रेंस हो रही होती है, या कहीं मुझे ऑलमोस्ट हर हफ्ते में 2-3 दफ़ा कहीं चीफ गेस्ट बुलाया जाता है जी, तो वो एक सेमिनियर के तौर पर एक ये दिया जाता है कि ताकि यादगार रहे। ये काफ़ी सारे हैं, जैसे ये ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी है, इनका ग्रेजुएशन था तो उसमें मैं चीफ गेस्ट था, तो नए ग्रेजुएट्स हैं, उनको डिग्रीज वगैरह देनी थी, उसमें मुझे उन्होंने बुलाया था, तो ये उन्होंने दिया था। इस तरह ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के जो चेयरमैन हैं वो आए थे, तो उन्होंने, उनकी तरफ से ये है। सर सैयद यूनिवर्सिटी उसी तरह ही उनके यहाँ गया था, तो उन्होंने दिया था। काफ़ी ज़्यादा है माशाल्लाह, और काफ़ी सारे ऐसे पीछे भी पड़े हुए हैं, और वहाँ पर भी जी, उधर भी हैं। कैमरामैन आप इस तरफ आ जाएं, ये तो देखिए क्या बात है माशाल्लाह, इतनी शील्ड्स और इतनी सारी चीज़ें। ये कमांडर लॉजिस्टिक्स रियर एडमिरल सोहेल अरशद साहब, वो तशरीफ़ लाए थे, वो मेरे क्लास फेलो भी थे, तो वो उन्होंने कमांडर लॉजिस्टिक का था। इसी तरह मुख्तलिफ ये हैं, ये पासपीडा एसोसिएशन उधर था, उन्होंने दिया हुआ है। जी जी। ये फेडरल टैक्स ऑम्बड्समैन आए थे, इत्तेफाकी मुतसिब, उन्होंने ये दिया था। क्या बात है। ये कोई चैम्बर ऑफ कोई है, मेरे ख्याल फेडरेशन का है, ये लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उन्होंने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स वो तशरीफ़ लाए थे उनके प्रेसिडेंट साहब, तो वो उन्होंने ये दिया था। देखिए, तो मैंने सही तो कहा ना कि इतनी हार्ड वर्किंग और इतने अच्छे नाइस जो हैं रेहान साहब, हम तो बहुत इंस्पायर हुए हैं। पॉलिटिक्स में तो अब आपको आना ही पड़ेगा। अच्छा, अब लास्ट में आपसे सिर्फ यही पूछना चाहूँगी कि जो इंडस्ट्रीज़ के मसले मसाइल हैं, या जो पाकिस्तान में, ये जो सिंध में, ये जो कराची में, ये आपके जो हल्का है इसमें इंडस्ट्रीज़ का, उस हवाले से जो आपको लोग देखते हैं और पसंद करते हैं और आपको फॉलो करते हैं, तो कोई मैसेज देना चाहें सिंध गवर्नमेंट को, अपने लोगों को कोई पैगाम देना चाहें, तो कैमरा आपके सामने है रेहान साहब। बिल्कुल, मैं एक पैगाम तो ये देना चाहूँगा कि देखें, क्रिटिसिज्म ज़रूर करें, मुश्किलात हैं, लेकिन उसी मुश्किलात का हमने सामना करना है और उसको फेस करना है और उसको हल करना है। तो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करें, और मुल्क हमारा अपना है, टैक्स देना हमारा फ़र्ज़ है। टैक्स देने के बाद फिर हम सवाल कर सकते हैं कि जी ये आपने पैसे कैसे खर्च किए, सही खर्च किए, गलत खर्च किए, लेकिन जब हमने टैक्स ही नहीं दिया होगा तो हम सवाल कैसे कर सकते हैं। तो अपने फ़राइज़ पूरे अदा करें, और फिर आपका हक़ बनता है कि आप क्रिटिसिज्म करें। तो मैं समझता हूँ हम सबको
पूरी पाकिस्तानी कौम को, बजाय कि हम ये सवाल करेंगे मुल्क ने हमें क्या दिया, हमें ये सोचना चाहिए और अपने आप से ये सवाल करना चाहिए कि हमने मुल्क को क्या दिया। रेहान साहब, आपसे इतनी मज़ेदार बातें हुई हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी अब आपके डिपार्टमेंट और आपके इसके हवाले से हुई हैं जो आप काम करते हैं। लगा नहीं कि वक्त इतनी जल्दी गुज़र गया और आप जैसे लोग हमारे मुल्क और कौम के हीरोज़ हैं और आप जैसे लोग हमें चाहिए पॉलिटिक्स में, जो आवाम का दर्द और गरीब का दर्द और दुख दर्द समझते हैं। बिल्कुल इन्होंने हमें बहुत कीमती टाइम दिया रेहान साहब। काश कि हमारे पॉलिटिशियंस और हमारे ब्यूरोक्रेट्स भी ऐसे हो जाएं, यही सोच रखें। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। इसी तरह से एक और सितारे के साथ अगले हफ्ते हम दोबारा मिलेंगे। तब तक सरवा जबीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।